गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। देखो आज बेटा अपन एक नया टॉपिक लेते हैं उसी एटम चैप्टर को लेके, डे ब्रॉगलीज इक्वेशन। ठीक है, ये आपको कहाँ हेल्प करेगी, पहले हम हमारे डेली लाइफ में देखते हैं क्या होता है जब कोई, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या बॉल है, एक बॉल, उसको हम जब मूव कराते हैं तो हम देखते हैं बॉल मूव कर रही है। हमें और कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ ये लग रहा है कि बॉल मूव कर रही है, लेकिन नहीं, बॉल मूव नहीं कर रही। बॉल जब मूव करती है, मान लो ये बॉल मूव करती है, तो इसके साथ वेव्स भी निकल के चलती है, जो आपने कभी भी नोटिस नहीं किया है। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मैटर का जो नेचर है वो है उसका वेव कैरेक्टर भी होता है। पार्टिकल कैरेक्टर तो है ही, पार्टिकल है, मूव कर रहा है, ठीक, साथ में उसका कैसा कैरेक्टर है, वेव्स भी निकल रही है। अब ये कैसे होता है, इसको हम प्रूव करेंगे कि हम जब बॉल को फेंकते हैं तो हमें वेव्स दिखाई क्यों नहीं देती है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, प्लांक्स जो है थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग, प्लांक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कोई भी लाइट वेव फॉर्म में अगर मूव करती है, ठीक, तो उसकी जो एनर्जी है E इक्वल्स टू होती है एच न्यू, और न्यू को हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, वेव फॉर्म में। लेकिन आइंस्टाइन जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये वेव फॉर्म में नहीं है, लाइट जो मूव कर रही है वो पार्टिकल फॉर्म में कर रही है। तो पार्टिकल फॉर्म में करें हम, आइंस्टाइन थ्योरी अगर हम देखें तो हम देखते हैं E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी। आइंस्टाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अब किसी भी पार्टिकल के बारे में अगर ये कहा जाए, वेव की फॉर्म में कहा जाए तो एनर्जी ये है, और पार्टिकल की फॉर्म में कहा जाए तो एनर्जी ये है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम माने कि चाहे वेव फॉर्म में हो चाहे पार्टिकल फॉर्म में हो, एनर्जी तो सेम होगी। तो एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा। ठीक, सी से सी कैंसिल हो जाता है। ठीक, अगर हम कहें लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी, एच यहाँ है, अगर हम देखें तो एच है यहाँ प्लांक कांस्टेंट, एम मास ऑफ मैटर, सी वेलोसिटी ऑफ मैटर। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो वेवलेंथ है वो, उसका फॉर्मूला एच अपॉन एम सी, यानी वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही उसकी कम वेवलेंथ होती जाती है। तो अगर हम बॉल देखें हैं, बॉल का मास ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन अगर मान लो स्मॉल पार्टिकल देखें, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जिनका हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, उनका मास बहुत कम होता है, तो अगर उनका मास कम है तो उनकी वेव्स को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो ये समझ में आया कि कोई भी मैटर, अगर कोई भी मान लो मटेरियल मूव करता है तो उसके दो नेचर होते हैं, एक तो वो मैटर से बना है और वो साथ में किसके साथ एसोसिएट होता है, वेव्स भी उसके साथ एसोसिएट होती है। और बॉल में क्यों नहीं दिखाई देता, उसका रीजन भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि बॉल का मास ज्यादा है, इसलिए उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस तरह से आपको ये बातें समझ में आई होगी, और एक नई इक्वेशन, डे ब्रॉगली इक्वेशन समझ में आई होगी, लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी। अब आपने एक मोमेंटम पढ़ा है, 11th 10th क्लास में भी पढ़ा है, वो देखो, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोमेंटम इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो मैं ये कह सकती हूँ मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इक्वल्स टू मोमेंटम, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। जिसका मोमेंटम ज्यादा उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम, और जिसका मोमेंटम कम उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो अकॉर्डिंग टू डे ब्रॉगली ये समझाया गया कि कोई भी मैटर जब मूव करता है तो उसके साथ में वेव्स भी निकल के आती है, और वो वेव्स दिखा ऑब्जर्व हम कब कर सकते हैं, जब उन पार्टिकल्स का मास जो है वो कम हो, तब हम उसको देख सकते हैं। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, डे ब्रोगली इक्वेशन निकाली, और हमने देखा अकॉर्डिंग टू डे ब्रोगली इक्वेशन लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम
v बोल दो या mc बोल दो, वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए। ठीक, अब उसको बोर्ड्स थ्योरी के साथ हम उसको देखेंगे, उसके साथ कनेक्ट करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड थ्योरी ये बोलता है कि जब सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन चारों ओर रोटेट करते हैं, चार्ज पार्टिकल रोटेट करते हैं, और चार्ज पार्टिकल जब रोटेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मास जब स्मॉल है तो उनके साथ वेव्स भी क्या होती है, एसोसिएट होती है। ठीक है, तो ये वेव्स भी जब ये मूव करते हैं तो वेव्स भी निकल के आती है इस तरह से ये वेव्स निकल के आती हैं। जो ये सरकमफेरेंस है 2 पाई r, ठीक, वो इक्वल हुआ n लैम्डा की। मतलब अगर मैं देखूं इसको ढंग से, अगर मैं बना के देखें तो मान लो ये सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं और इसकी वेव्स देखें, जिसे सपोज करो ये है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करा तो साथ में वेव्स भी एसोसिएट हो रही है। इसको सॉरी थोड़ा सा ऐसे ले लो। तो देखो कितनी वेव्स निकल रही है। अगर हम कहें एक वेवलेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये तो एक उसकी बात हुई, तो 5 वेवलेंथ है। तो हम कह रहे हैं कि मान लो 5 6 7 कितनी भी वेव बने तो 2 पाई r जो सर्कमफेरेंस है इक्वल टू होगा n लैम्डा, यानी जितनी लैम्डास जितनी वेवलेंथ बन रही है उसके इक्वल होगा वो सर्कमफेरेंस। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 2 पाई r अपॉन n। ठीक है, अब डे ब्रोगली इक्वेशन ये बोलती है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, तो हम वैल्यू पुट कर दें लैम्डा की, तो h अपॉन mv इक्वल टू 2 पाई r अपॉन n। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो सकता है mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। आपको बोर्स मॉडल में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन उसी पाथ में मूव करता है जहां उसका एंगुलर मोमेंट किसके इक्वल हो जाता है, nh अपॉन 2 पाई के इक्वल हो जाता है। तो अब डे ब्रोगली इक्वेशन से बोर्ड थ्योरी को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा लास्ट कंक्लूजन यहाँ निकल के आता है कि ये उसी पाथ में मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन जहाँ एंगुलर मोमेंट इसके इक्वल होता है। वापस मैं बता देती हूँ, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वेव्स निकलती है, तो उसका जो सर्कमफेरेंस है 2 पाई r वो इक्वल्स टू होगा n लैम्डा, यानी जितने भी वेवलेंथ बनेगी उसके इक्वल होगा। लैम्डा इक्वल्स टू ये हो गया, और ये कहा गया डे ब्रोगली ने जो वेवलेंथ है वो इसके इक्वल होती है h अपॉन एम पी, तो हमने वैल्यू पुट करी, तो एम पी आर इक्वल्स टू प्रूव हुआ NH अपॉन 2 पाई। बोर्स मॉडल में आपको समझाया हुआ है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में मूव करता है वो ऐसे नहीं है हर कोई पाथ में मूव करने लग जाए, उन्हीं पाथ्स में मूव करता है जहाँ एंगुलर मोमेंट जो है वो आपके किसके इक्वल होगा, NH अपॉन 2 पाई। जो डे ब्रोगली इक्वेशन को बोर्स मॉडल से हमने मिक्स किया तो हमारे समझ में आया है। तो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका फुल नेम जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब वो मूव कर रहा है तो हम एक ही टाइम में एग्जैक्ट उसकी पोजीशन और एग्जैक्ट उसकी मोमेंटम नहीं निकाल सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। देखो कैसे, जैसे हम इसकी पोजीशन फाइंड आउट करने लगेंगे, ठीक, इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और जैसे ही हम वेलोसिटी फाइंड आउट करने लगेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी। तो बिल्कुल सही है, जब कोई मूव कर रहा है तो एक ही टाइम पे दोनों काम नहीं हो सकते, या तो उसकी पोजीशन ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं या उसकी वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में जब मूव करता है तो डायरेक्शन चेंज होने से उसकी वेलोसिटी भी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। तो यहाँ कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आती है, यानी अनिश्चितता आती है। तो हम यहाँ देखें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अगर हम उसकी प्लेस को फाइंड आउट करने में अनसर्टेनिटी डिटरमाइन करते हैं, सपोज करो डेल्टा एक्स, और अगर हम सेकंड कहें अनसर्टेनिटी अगर हम कहें अनसर्टेनिटी इन
in velocity or momentum, uncertainty in momentum equals to m v होता है। तो देखो मास तो किसी ऑब्जेक्ट का कभी चेंज नहीं होगा, तो अनसर्टेनिटी अगर मोमेंटम में देखें तो वेलोसिटी में ही चेंज आता है, और बिल्कुल वेलोसिटी में चेंज आता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाती है, तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा, एग्जैक्ट हम कभी भी नहीं निकाल सकते। पोजीशन निकालने को देखेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी को फाइंड आउट करने लगेंगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगी क्योंकि वो जगह बदल देते हैं। तो इनका जो दोनों का प्रोडक्ट है डेल्टा एक्स एंड डेल्टा मोमेंटम इक्वल्स टू ये होगा आपका मोर देन h अपॉन 4 पाई, इक्वल्स टू या मोर देन आपका h अपॉन 4 पाई के इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल्स टू हुआ या मोर देन h अपॉन 4 पाई के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा x इंटू, क्योंकि चेंजेस वेलोसिटी और पोजीशन में आते हैं, h अपॉन 4 पाई m, ये भी बोल सकते हैं। यहाँ आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा यहाँ इनकी जो अनसर्टेनिटी है वो कम होती जाएगी, अनिश्चितता कम हो जाएगी, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी है वो रेसिप्रोकल है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इसीलिए बड़े मास को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं एक साथ और उसकी वेलोसिटी भी। लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल है उसका मास जब कम होगा तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी। यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं जो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो एक टाइम में मैं एक ही चीज़ डिटरमाइन कर सकती हूँ और थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा। पोजीशन फाइंड आउट करूंगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगी तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो आपको यहाँ ये समझ में आया होगा कि बड़े ऑब्जेक्ट के लिए ऐसी प्रॉब्लम क्यों नहीं आती, क्योंकि यहाँ बड़े ऑब्जेक्ट के लिए जो अनसर्टिनिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, मास बढ़ता जाएगा तो अनसर्टेनिटी कम होती जाती है। ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।